स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम और बच्चों क्लास 7th में आपका जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं प्राणियों में पोषण, उसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो देरी ना करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अपने उसी लेक्चर को एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 7th में हम लोगों का जो चैप्टर है जंतुओं में पोषण, प्राणियों में पोषण यानी न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, सभी प्रकार के जीव जंतुओं में, तो उसका एक्सरसाइज आप लोग कर रहे थे। कुछ और प्रश्न हैं जिनको आप नोट करेंगे और उसके बाद ये देखते चलेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप अपने आप से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आंसर मैं बता रही हूँ लेकिन आपको पहले खुद को जज करना होगा। आप खुद को पहले चेक करिए, चेक योर सेल्फ कि आप इसका आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। उससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है कितना अच्छी तरह से क्लियर है। प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्या है कि प्राणी, ब्रैकेट में आप जंतु लिख सकते हैं, अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ठीक, ये आंसर नहीं होगा कि किचन में बनाते हैं अपना भोजन, है ना। किचन में भोजन बनाते हैं, ये आंसर नहीं होगा। उत्तर इसका क्या है कि प्राणी या जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। अब इस लाइन का मतलब समझना होगा आपको कि डायरेक्ट यानी कि या तो वो घास, जैसे कुछ जंतु होते हैं, गाय भैंस होती है वो घासों को खाते हैं, या कुछ एनिमल्स होते हैं वो मांस को खाते हैं। तो मांस जिसका खाते हैं वो घास को खा रहे होते हैं, है ना। तो या तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे होते हैं, भोजन अपना जंतु पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पौधों का सेवन करते हैं, पौधों को अपने फूड के रूप में यूज करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। ठीक, तो या तो शाकाहारी प्राणी है जो पौधों को डायरेक्ट खाता है, और जो मांसाहारी है वो क्या करता है, वो उन जंतुओं को खाता है जो जंतु पौधों को खाते हैं। तो यानी कि एक स्टेप आगे हो गया, है ना। तो इस तरह से ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों रूप से हम लोग क्या करते हैं, या हर प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी। देखिए, जब ये क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आपने अगर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है, तब आप इसका आंसर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको आराम से फटाफट नोट कर लें, इसको नोट कर लें सभी बच्चों। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपके बुक में नहीं है, एक्सरसाइज में आपके नहीं है ये क्वेश्चंस। इनको आप अगर करेंगे तो क्या होगा, उससे आपका प्रैक्टिस होगा, चैप्टर ही तैयार होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में दिए गए सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। एक केवल ये क्वेश्चन बाकी रह गया कि दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो उसमें क्या है, जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला डायग्राम है बच्चों, उस डायग्राम को घर में बनाने की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद उसकी लेबलिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स आप नोट करेंगे और ये बहुत आपके इस चैप्टर की तैयारी करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। प्रश्न है आपका, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये वन वर्ड आंसर में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, और बहुविकल्पीय में भी इसको पूछा जा सकता है, या इस तरह से 1 मार्क के क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो आप जैसा चाहें वैसे इसको यूज कर सकते हैं। उत्तर है इसका, मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? खाने की या भोजन की या खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको आराम आराम से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप सभी का, पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? ठीक, तो इसका आंसर लिखेंगे कि पाचक रस जटिल पदार्थों को यानी कॉम्प्लेक्स फूड को उनके सिंपलेस्ट रूप में या सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्लैंड्स संबंधित जो ग्रंथियां होती हैं वो सभी मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपके आंसर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है? मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है? इसका आंसर करेंगे, पहले आंसर को आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या आंसर है, और उसके बाद फिर उसको आप वाक्य में पिरो करके अच्छी तरह से लिखेंगे। आर्ट ऑफ राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों की किसी भी जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उनको वाक्यों में पिरो करके कॉपी पर उतारने की भी एक कला होती है, आर्ट ऑफ राइटिंग होती है। तो जिस बच्चे को वो प्रैक्टिस करने से आती है, इसलिए आप अच्छी तरह से खूब सारे प्रश्नों के उत्तरों को लिखने की प्रैक्टिस करा करें, तो इससे आप एग्जाम में अच्छी तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी दैनिक जीवन में डायरी लिखने की आदत डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप अपने विचारों को कागज पे उतारने की कला की प्रैक्टिस कर पाएंगे। और उससे क्या होगा, आप अपनी बहुत से बच्चे बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, कुछ और लेख लिखते हैं ना, तो उससे आपका क्वेश्चन आंसर लिखने का भी प्रैक्टिस होगा और आंसर आप बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे। उत्तर है, हम अपने मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक, कॉमा इसे पचाते हैं, मतलब इसका ब्रेक डाउन करते हैं, तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। किसका? भोजन का। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। आहार का बिना पचा भाग यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मल के रूप में फ्लैश आउट कर दिया जाता है या निष्कासित कर दिया जाता है। तो क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक कंटिन्यूअस नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर के कहां तक जाती है? एनस तक या गुदा तक जाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, आहार नली को, प्रश्न है आपका, आहार नली को कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है आपका मुख गुहिका, दूसरा है आपका ग्रास नली, तीसरा है आपका आमाशय, क्षुद्रांत, फिर बड़ी आंत या बृहदांत्र और उसके बाद मल द्वार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? यानी कि भोजन को अपने शरीर के अंदर आप किस प्रक्रिया से लेते हैं वो किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम जीभ का उपयोग किस तरह से करते हैं? प्रश्न है, हम जीभ का उपयोग किस किस तरह से करते हैं? उत्तर है, हम
बोलने के लिए वेफ नहीं है, यहाँ पर के है, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। हर जगह पे जहाँ के था वहां पे वेफ लिख के आ रहा है इसमें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के लिखा जाएगा। और लिखा हुआ जहाँ पे भी वेफ गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे के लिख देंगे। वेफ वेफ यहाँ पे भी क्या, नोट करेंगे। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को मिलाने का भी कार्य करती है और निगलने में भी क्या करती है, सहायता करती है। ठीक, जीभ का या आपकी टंग का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक काम क्या है, जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ द्वारा ही हमें किसका पता चलता है बच्चों, स्वाद का पता चलता है। यानी कि जीभ के द्वारा ही हम टेस्ट ले पाते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं उसका टेस्ट हमें मिल पाता है। क्यों, जीभ के कारण ही। जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको बहुत ब्रीफ में टंग के बारे में बताया गया था कि कौन कौन से टंग के पार्ट से आपका कौन कौन सा स्वाद पता चलता है। ठीक है, प्रश्न है कि जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपको खांसी, हिचकी और कभी कभी घुटन का भी अनुभव क्यों होता है। प्रश्न था, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपको खांसी, हिचकी और घुटन का अनुभव क्यों होता है, और इसका उत्तर लिखेंगे। कभी कभी आप इसको चाहें तो क्वेश्चन ना भी नोट करें बच्चों, आप पॉइंट डाल करके केवल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर याद होगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन था। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते समय बात करते हैं तो आपको हिचकी आती है और घुटन का अनुभव होने लगता है। क्यों, क्योंकि ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। क्यों होता है ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। ठीक, किसके कारण होता है, खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण ये होता है। आप सबको पता है कि जो आपकी श्वास नली होती है और जो आपकी भोजन की नली होती है वो बच्चों बिल्कुल आगे पीछे होती है, और भोजन नली, जो श्वास नली होती है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एपिग्लॉटिस, और उससे क्या होता है, जब आप भोजन खाते हैं तो फ्लैप क्या करता है, आपके भोजन को भोजन नली में सरकाने का काम करता है, भोजन नली में भेजने का काम करता है। और जब आप उस समय पर बहुत बातचीत कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा, तो कभी कभी क्या होता है कि जो खाने के कण हैं वो आपके बाय मिस्टेक, गलती से आपका वो जो फ्लैप कंफ्यूज हो जाता है और वो थोड़ी देर के लिए खुला रह जाता होगा, और उस समय पे क्या होता है, आपको कुछ खाद्य के कण जो है वो श्वास नली में प्रवेश कर जाएंगे। तो श्वास नली तो सांस लेने के लिए बनी हुई है, वहां पे भोजन नहीं जा सकता, तो इसलिए क्या होता है, आपको हिचकी आने लगती है या उस समय पे आपको बहुत ज्यादा घुटन सी अनुभव होने लगती है, यानी कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि और जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है, खाद्य कण निकल जाता है वहां से, तब आपको नॉर्मल फील होता है। ठीक है, प्रश्न है, आमाशय का आंतरिक स्तर क्या क्या रस स्रावित करता है। ठीक है, तो आमाशय का आंतरिक स्तर 3 चीजें स्रावित करता है। एक तो आपका है बच्चों म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, दूसरा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आमाशयी रस। ठीक, श्लेष्मा यानी म्यूकस, प्रश्न है कि म्यूकस आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या प्रदान करता है, यानी म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या देता है। उत्तर इसका है कि श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है।
जो म्यूकस होता है वो आपकी जो इंटेस्टिनल वॉल होती है इंटरनल, उस इंटेस्टिनल वॉल नहीं, आपकी स्टमक की जो इंटरनल वॉल होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है बच्चों, बहुत स्ट्रांग होता है। तो एसिड इतना स्ट्रांग होता है, आपके पेट के अंदर होता है, तो वो पेट की जो आंतरिक दीवार की सुरक्षा है वो कैसे हुई, जेल लाइक स्ट्रक्चर म्यूकस उसमें सिक्रीट होता है, और म्यूकस क्या करता है, इंटरनल वॉल की सुरक्षा करता रहता है ना। फिर प्रश्न है आपका, अम्ल अनेक ऐसे कौन से जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे भोजन के साथ वहां तक जाते हैं। आप सबको पता है कि हमारे भोजन के साथ किसी न किसी रूप में कुछ जीवाणु जो हैं, चाहे अनचाहे, आपके भोजन के साथ आपके पेट तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, उत्तर है इसका कि अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ ये माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाने का काम करता है। पाचक रस और जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक, एज इट इज क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेंगे। प्रश्न है आपका, शुद्रांत्र कितने मीटर लंबी कुंडलित नली है। तो इसमें आपका, अगर आपको याद होगा तो ये लगभग 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली है, और ये लीवर और पैनक्रियास से सिक्रीशन जो होता है रसों का उसको प्राप्त करती है, और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते रहते हैं। ठीक है, सबने पढ़ा है बच्चों, तो इसलिए आपको ये आंसर, यकृत किस रंग की ग्रंथि है, यकृत किस रंग की ग्रंथि है, उत्तर है इसका यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो पेट के यानी कि उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नोट करेंगे बच्चों, आंशिक रूप से पचा भोजन किस भाग में पहुंचता है, और आंत्र रस, आंत्र रस, बेटा आंत्रा रस नहीं है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आंत्र रस नहीं है, यहाँ पे है आंत्र रस। पाचन क्रिया को क्या कर देता है, यहाँ आ पे बड़ा आ की मात्रा इतना ही लिखना है, ये बड़े आ की मात्रा आप नहीं लिखेंगे। आंत्र रस पाचन क्रिया को क्या करता है, आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस, जहां पे आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, और शर्करा क्या क्या है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न है आपका, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है। तो आप सबको बताया था मैंने जब आप पढ़ रहे थे कि भोजन निकलने के समय पे एक मांसल रचना होती है, वही आपका वॉल्व की तरह कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है, यानी कि कवर कर लेती है। आपने जब श्वास नली के बारे में जाना तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ऐसे आगे की नली, और उसके जस्ट पीछे भोजन की नली थी कुछ इस तरीके की, ऐसा फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लैप जो है, ये फ्लैप यही वॉल्व की तरह काम करता है। मांसल रचना यही जो होती है ये वॉल्व की तरह काम करती है। तो क्या करता है, ये एक
वॉल्व की तरह काम करती है एपिग्लॉटिस, और ये क्या करता है, कवर कर लेती है, जिससे श्वास नली में कोई भी भोजन नहीं जा पाता और भोजन को ग्रसनी में भेज दिया जाता है। संयोगवश कोई कारण हो, आप बातचीत कर रहे हो या कुछ हो, तो भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है या हिचकी आती है। तो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, इसके लिए एक प्राकृतिक मैकेनिज्म है, एक नेचुरल तरीका है, ये ईश्वर ने बनाया हुआ है। एक मांसल रचना वॉल्व जैसी होती है, जिसे क्या कहते हैं, इसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ये नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करते हैं। प्रश्न है आपका, पित्त रस किसे कहते हैं? प्रश्न है आपका, पित्त रस किसे कहते हैं? तो पित्त रस स्रावित करती है, एक जो ग्लैंड होती है पित्त रस स्रावित करती है, और ये एक थैली में स्टोर होता रहता है, संग्रहित होता रहता है। बाइल जूस, पित्त रस को आप क्या कहते हैं, पित्त रस को आप कहते हैं बाइल जूस। रस को आप क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। ये सिक्रीट होता है, उसके बाद स्टोर होता रहता है, और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, अग्न्याशय या पैनक्रियाज किस रंग की ग्रंथि है? किस रंग की ग्रंथि है और वह किसके नीचे स्थित होती है? अग्न्याशय या पैनक्रियाज हल्के पीले रंग की ग्रंथि है और ये आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इस अग्न्याशय को आप क्या कहते हैं? अग्न्याशय को ही आप कहते हैं बच्चों पैनक्रियाज। क्या कहते हैं इसको आप? पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। नहीं, इससे नहीं बना सकते हम। हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, ये तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो आपका प्रेजेंट होता है आमाशय के नीचे की तरफ। ठीक, इससे क्या निकलता है आपका? पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। क्या सिक्रीट होता है? पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। बच्चों, आज क्लास 7 का एक्सरसाइज के अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न उत्तर आप सभी ने किए। कॉन्सेप्ट आशा करती हूँ आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अब आज की क्लास में इतना ही। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। That's all for today. Have a nice day. Take care and bye bye. आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।